कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिंग साम्राज्य की शुरुआत का तीसरा साल चल रहा था कि राजा की अचानक से मौत हो गई। राजा के मरते ही हान फैमिली ने बगावत शुरू कर दी थी। ऐसे नाजुक हालात में राजकुमारी लियांचू ने हिम्मत दिखाई, दुश्मनों से लड़ाई करके अपने भाई लीसे को राजगद्दी पर बिठाया। उसके बाद सभी लोगों के सामने हान फैमिली को मौत की सजा सुनाई जा रही थी कि इन लोगों ने जनरल की पोजीशन का गलत फायदा उठाया और राजा के मरते ही बगावत की और राजगद्दी छीनने की कोशिश की। तभी ही वहां पर राजकुमारी लियांचू आकर जनरल हान के बेटे हंशु को देखकर कहती है कि मुझे ये आदमी चाहिए। हंशु को तो कोई आइडिया नहीं था कि राजकुमारी ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि हंशु लीजे का अच्छा फ्रेंड था। लीजे लियांचू को बताता है कि राजा का ये ऑर्डर है कि अब से हंशु भी हमारे साथ ही पढ़ेगा। वो काफी बदतमीजी से कहती है कि ये जनरल हन का बेटा है, फादर ने पक्का इसे राजमहल में एज अ हॉस्टेज बनाकर रखा है ताकि इसका बाप जनरल हन बगावत ना कर सके। एक दिन लीजे से लियांचू का फेवरेट वास टूट गया था कि वो सारा इल्जाम हंशु पर लगाता है कि ये सब तो इसने किया है। लियांचू जानती थी कि लीजे डांट से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। हंशु ने कुछ भी नहीं किया मगर फिर भी वो उसे घुटनों के बल बैठने की सजा देती है। हंशु अभी रो रहा था कि वो कहती है कि तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो। अब तुम कोई 5 साल के छोटे बच्चे नहीं रहे, काफी बड़े हो गए हो। प्रेजेंट में वो उसे कहती है कि तुम अपने कपड़े उतारो। इतना कहकर वो उसकी छाती पर गर्मा गर्म लोहे से एक निशान बनाती है। हंशु को उस जगह पर अभी काफी जलन महसूस हो रही थी कि वहाँ पर एक लड़का आकर उसे बुली करने लगता है। वो कहता है कि रॉयल प्रिंसेस तुम्हें अलग से ट्रीट करती है तो तुम ज्यादा उछलो मत, तुम तो गुड लुकिंग भी नहीं हो। तभी ही वहाँ पर लियांचू आकर कहती है कि ये मेरा बंदा है, मैंने इस पर अपना सेल भी लगा दिया है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरह से लेक्चर देने की, अब यहाँ से निकलो। फिर वो उसे कहती है कि अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। तुम चुपचाप सब कुछ सहन क्यों कर रहे थे, पर कोई नहीं, अब से मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। इतना कहकर वो उसे एक बुक देती है जो कि राजमहल के पॉलिटिक्स के बारे में थी। वो उसे कहती है कि इस बुक को तुम्हें 3 दिन के अंदर पूरा याद करना होगा। हंशु राजकुमारी लियांचू को पसंद करता था, इसलिए उसकी सारी बातें चुपचाप मानता था बिना कोई शिकायत किए। लियांचू उससे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि तुम आगे चलकर मेरे भाई लीसे का हथियार बन सको, उसे प्रोटेक्ट कर सको। हंशु कहता है कि राजा यानी कि लीजे के पास तुम हो तो फिर मेरी क्या जरूरत। इस पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती, लेकिन हंशु के चाहते ही हमें पता लगता है कि राजकुमारी लियांचू काफी बुरी तरीके से बीमार है एंड वो जल्दी ही मरने वाली है और इसके बारे में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। अगले दिन वो हंशु को लेकर बाहर गई थी, जहाँ पर लोगों के कपड़े छूते हाव भाव को देखकर वो उसे सिखा रही थी कि तुम्हें लोगों को किस तरह से परखना है। हंशु सब कुछ जल्दी जल्दी सीख भी रहा था। वहीं प्राइम मिनिस्टर लीजे के पास आकर उसे कह रहे थे कि महाराज, हंशु को जिंदा छोड़ना ठीक नहीं, उसकी पूरी फैमिली को हमने बगावत के जुर्म में मार डाला था, तो वो कभी भी बदला लेने आ सकता है। लीजे कहता है कि अगर हंशु के बारे में तुम्हें कुछ भी बात करनी हो तो जाकर मेरी बहन से करो। मैं उसे काफी डरता हूँ, मैं हंशु तो क्या किसी और के बारे में भी उसे बात नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर गू कहते हैं कि फिर मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि राजकुमारी से बात करने से तो मैं भी डरता हूँ। आगे वो हंशु को तीर अंदाजी सिखा रही थी, जहाँ लीजे आकर उसे कहता है कि दीदी, आपने मुझे तो कभी भी इस तरह से तीर चलाना नहीं सिखाया, पर आप हंशु को तो सिखा रही है। वो कहती है कि मैंने पहले तुमसे पूछा था, पर उस टाइम पर तुमने क्या कहा था कि मैं तो एक नाजुक कली हूँ, मुझे चोट लग जाएगी। हंशु दिन रात छक्कर तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे आराम का या फिर उसकी तारीफ करने की जगह पर वो उससे कहती है कि 1 घंटा और प्रैक्टिस करो, तुम अभी भी परफेक्ट नहीं हुए। आगे वो उसकी घर की सफाई कर रहा था कि वो उठकर कहती है कि तुम मेरे कपड़े बदलने में मदद करो, कि वो ये कर देता है
कि वो कहती है कि अब तुम मेरा मेकअप भी लगा दो, तो हंशु चुपचाप ये भी करने लगता है। आगे लियांचू को एक लेटर रिसीव हुआ था। उसको पढ़ने के बाद वो हंशु को कोड़े से काफी ज्यादा मारती है। हंशु रोते हुए कहता है कि ये लेटर फेक है, मैंने राजा को मारने की कोशिश नहीं की है, तुम मेरा यकीन करो। वो कहती है कि तुम फिर से रोने लगे, ऐसे मौके पर किस तरह से रिएक्ट करना है ये सब मैंने तुम्हें सिखाया तो था, लेकिन तुम सब कुछ भूल गए, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आगे लीजे उसे मिलने आया था। हंशु देखता है कि लियांचू अपने छोटे भाई की सारी बातें मानती है, उसकी छोटी से छोटी जिद को भी पूरा करती है। वो कहता है कि ये मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों नहीं करती। आगे 3 महीने ऐसे ही बीत गए थे। हंशु इन 3 महीनों में काफी कुछ सीख गया था। फिर वो चाहे तलवारबाजी हो या फिर तीरंदाजी या फिर राजमहल का पॉलिटिक्स, तो वहीं लियांचू की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। आज वो उसकी तारीफ करती है कि तुमने अच्छा किया। हंशु कहता है कि अगर तुम सेटिस्फाई हो तो मुझे कोई इनाम दो। वो उसे अपने पास बुलाकर उसके उस निशान पर किस करती है। हंशु इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आगे वो राजमहल के पॉलिटिक्स की किताब पढ़ रहा था कि वहाँ लीजे आकर कहता है कि मेरी बहन ने मुझे ये तो कभी नहीं सिखाया, अब ये मेरा हुआ, तुम दूसरी कॉपी बना लो। हंशु सोचता है कि लियांचू ने सब कुछ मुझे ही सिखाया है। इतना सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। आगे जब वो आती है कि वो उसे ही देखे जा रहा था कि वो पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, कि वो कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा, इवन तुम्हारे बाल भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो उसे अपना हाथ देती है कि हंशु उस पर किस करने ही वाला था कि वो कहती है कि ऐसा तो सिर्फ वफादार कुत्ते करते हैं, क्या तुम कोई कुत्ते हो। आगे लियांचू की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। 3 दिन के अंदर वो मरने वाली थी। उसने तो अपनी कब्र भी बना ली थी। वो अपने किसी बंदे से कहती है कि कल तुम मुझ पर हमला कर देना, जैसा कि मैंने प्लान बनाया था। वो बंदा कहता है कि क्या आप मरने से पहले राजा को भी नहीं बताएगी कि आप कितनी ज्यादा बीमार है, कि वो कहती है कि नहीं, सबको लगना चाहिए कि मेरी मौत हमले में हुई है, ना कि किसी गंभीर बीमारी की वजह से। अगले दिन हंशु प्रैक्टिस कर रहा था कि वो उसकी तारीफ करती है कि तुमने अच्छा किया, तुम मेरी सारी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। कि तभी ही वो बंदा आकर उस पर हमला कर देता है। मरने से पहले वो उसे कहती है कि तुम मेरे भाई को असिस्ट करना, उसके साथ हमेशा ही वफादार रहना। वो कहता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाया, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पर वो उसे कहती है कि वादा करो कि तुम लीजे के साथ हमेशा रहोगे। मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया, पर तुमने मेरी सारी बातें मानी, अब इस तरह से रोना बंद कर दो, तुम कमजोर नहीं हो। वो बस इतना ही कह पाती है कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। बैकग्राउंड से उसकी आवाज आ रही थी कि जिस दिन मैंने हंशु को बचाया था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं हंशु को लीजे का हथियार बनाऊंगी, जो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। मुझे हंशु की वफादारी पर पूरा भरोसा था, मैंने उसे काफी अच्छे से ट्रेन किया है। आगे कहानी हमें 3 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहां हंशु अब पूरी तरीके से बदल गया था। अब वो पहले की तरह डरपोक और रोतड़ूसा नहीं रहा था। अभी उसके घर में बहुत सारी लड़कियां थी। वो उन सभी को देखकर कहता है कि तुम सब में से कोई भी उसके जैसा नहीं है। लीजे आकर उसे कहता है कि हंशु तुम तो वापस से ये सब कुछ करने लगे, मेरी बहन उसको मरे हुए 3 साल हो गए, अब तुम उसे भूल भी जाओ। उसकी कब्र कि हंशु कहता है कि तुम उसकी चीजों को हाथ भी मत लगाना, वो सिर्फ मेरी है। लीजे कहता है कि मैं राजा हूँ, मगर मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, ये मुझे अभी अभी एटीट्यूड दिखाकर चला गया। दूसरी तरफ हम लियांचू जैसी ही दिखने वाली एक लड़की युगवे को देखते हैं, जो कि इस देश की जनरल थी। ये उसका पति गुयान है, प्राइम मिनिस्टर गु का बेटा। युगवे तो अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसका पति गुयान उसके तो कुछ और ही इरादे थे। वो युगवे से कहता है
कि तुम बस इस युद्ध को जीत जाओ, उसके बाद मुझे प्रमोशन मिल जाएगा एंड फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी साथ में बिताएंगे। गुयान के प्रमोशन के खातिर उसने ये कर दिया था। युद्ध को जीतने के बाद वो सेलिब्रेट करने के लिए आ ही रही थी कि उसे पता लगता है कि गुयान का तो किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। इतना ही नहीं, गुयान तो युगवे के बारे में उस दूसरी लड़की को काफी गलत सलत बातें भी बता रहा था कि वो एक जनरल है, रोज ही हजारों लड़कों के साथ घूमती फिरती है, खाती पीती है। ऐसी लड़की आखिर में किसको पसंद आएगी। युगवे को उसकी बातें इतनी ज्यादा बुरी लगी थी कि वो वहाँ से जा रही थी, मगर तभी ही गुयान आकर उसे मार डालता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए कि वो किस तरह से उस पर चीट कर रहा था। मरते टाइम युगवे कह रही थी कि उसने मुझसे काफी सारे झूठ बोले, मुझे धोखे में रखा एंड बाद में मुझे मार भी दिया। क्या मेरी जिंदगी में बस यही होने को रखा था? क्या तभी ही युगवे और लियांचू की आत्मा का आमना सामना होता है। युगवे लियांचू को अपनी सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह से उसके पति गुयान ने उसे धोखा दिया, दूसरी लड़की के साथ चीट किया और धोखे से प्रमोशन भी हासिल कर लिया। फिर वो कहती है कि राजकुमारी, क्या आप मेरा बदला लेगी? कि लियांचू कहती है कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आगे लियांचू की आत्मा युगवे की बॉडी के अंदर आ गई थी। पानी से बाहर निकलते ही वो कहती है कि अभी मुझे युगवे को इंसाफ दिलाना है। यहाँ पर ये गुयान अपनी ही वाइफ को मारने के बाद दूसरी औरत के साथ मजे कर रहा था कि तभी ही वहाँ पर लियांचू आकर उसे मार देती है एंड वो तो उस लड़की को भी नहीं छोड़ती। दोनों का सफाया करने के बाद वो सरहद से कैपिटल आ गई थी, जहाँ पर वो याद करती है कि मरने से पहले गुयान कह रहा था कि राजकुमारी लियांचू, उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, ये तो मैंने उसे जहर दिया था और उसी की ही वजह से उसकी मौत हुई। अभी वो कह रही थी कि गुयान प्राइम मिनिस्टर गु का बेटा था, तो क्या उसने मुझे मारने की कोशिश की है? पर प्राइम मिनिस्टर गु भला मुझे क्यों मारना चाहते थे? मुझे पता लगाना होगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इतना सोचकर वो अपनी ही कब्र पर चोरी करने गई थी। कीमती सामान अपने थैले में भरकर वो बस यहाँ से भाग ही रही थी कि वहाँ हंशु आकर बार बार उसका नाम ले रहा था कि प्लीज तुम वापस आ जाओ। कि तभी ही हंशु उसे भागते हुए देख लेता है। जैसे ही वो उसका मास्क हटाता कि वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। लियांचू तो भाग गई थी और ये अभी भी इसी बारे में सोचे जा रहा था कि कोई बिल्कुल एक जैसा ही कैसे दिख सकता है। अगले दिन यूनुक भागता हुआ लीजे के पास आकर उसे बताता है कि हंशु ने कैपिटल के गेट के पास सैनिकों को तैनात किया है और वो वहाँ पर किसी को ढूंढ रहा है। लीजे कहता है कि अब हंशु को किसने प्रोवोक कर दिया कि यूनुक बताता है कि कल राजकुमारी की कब्र पर चोरी हो गई, तो शायद हंशु उसे ही ढूंढ रहा होगा। आगे लियांचू नौकरानी का भेस बदलकर वापस से चोरी करने गई थी, क्योंकि पिछली बार तो हंशु की वजह से ये हो नहीं पाया था, लेकिन इस बार भी हंशु उसे पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि तुम बिल्कुल उसके ही जैसी दिखती हो, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी नौकरानी बनकर रह सकती हो? यहाँ पर लीजे यूनुक की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुआ था कि उसने 3 सालों तक किसी भी लड़की को भाव नहीं दिया। वो 3 सालों तक मेरी ही बहन जैसी लड़की को ढूंढ रहा था और अभी वो उस लड़की को अपनी नौकरानी बनाना चाहता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। हंशु अभी उसे उसका नाम पता पूछ रहा था कि वो कहती है कि मैं युगवे हूँ, गुयान की पत्नी। मेरे पति को कुछ आतंकवादियों ने मार दिया है, इसलिए मुझे सरहद से यहाँ आना पड़ा। लियांचू सोचती है कि ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, शायद मेरे मरने के बाद ये ऐसा हो गया है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर गु की बेटी उसके पास आकर उसे बताती है कि वो पिछले 3 सालों से राजकुमारी को ढूंढ रहा है। मैं भी तो राजकुमारी जैसी ही दिखती हूँ, तो क्यों ना मैं हंशु से शादी कर लूं। प्राइम मिनिस्टर गु कहते हैं कि तुम बकवास करना बंद करो। अगर तुमने हंशु के सामने शादी की बात की तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस हंशु में रखा ही क्या है? अगर शादी करनी ही है तो फिर राजा से करो। रात में हंशु राजकुमारी लियांचू को काफी मिस कर रहा था और उसकी मेमोरीज को याद करके अभी वो काफी ड्रिंक कर रहा था। तभी ही लियांचू चोरी करने के बाद वहाँ से भाग ही रही थी
कि वो उसे राजकुमारी समझकर किस कर देता है। वो जल्दी से उसे दूर धक्का मारती है कि ये रोने लगा था। वो उसका कान खींचकर उसे कहती है कि रोना बंद करो, मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया था कि इस तरह से नहीं रोते। आगे वो उससे पकड़कर उसके रूम तक लाती है और उसे जंजीरों से बांध ही रही थी कि वहाँ ली से आकर ये नजारा देखकर कहता है कि मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, तुम लोग ये सब कुछ मेरे सामने मत करो। पर वो उसे देखकर डर गया था कि दीदी क्या ये तुम हो। वो सोचती है कि मैं लीजे को अपना सच नहीं बता सकती क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर गू को एक्सपोज करना है। लीजे कहता है कि अरे तुम तो बिल्कुल मेरी दीदी जैसी दिखती हो। आगे लीजे उसे दरबार में लेकर गया था जहाँ पर वो उसे कहता है कि युगवे, तो तुम्हारा नाम युगवे है। क्या यहाँ आने के बाद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम बिल्कुल रॉयल प्रिंसेस जैसी दिखती हो। वो कहती है कि महाराज मेरी कंपैरिजन भला आपकी बहन से कैसे हो सकती है। लीजे कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, तुम तो काफी अच्छी हो, जबकि मेरी बहन तो काफी खड़ूस थी। वैसे क्या तुम्हें तीर अंदाजी आती है? कि वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं आता। जैसे ही वो वहाँ से जाती कि लीजे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। अगले दिन लीजे उसके पास आकर उसे कहता है कि अब से तुम राजमहल में रह सकती हो। इतना कहकर वो लियांचू के कपड़े उसे गिफ्ट में देता है। जब वो उसे पहन ही रही थी कि वहाँ हंशु आकर उसे कहता है कि तुम्हें राजकुमारी के कपड़े पहनने की परमिशन किसने दी। वो बताती है कि ये राजा ने उसे दिए हैं। वो कहता है कि जो भी हो पर तुम इसे पहन नहीं सकती, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। वो उसके ही सामने कपड़े उतार रही थी कि हंशु वहाँ से चला जाता है। आगे प्राइम मिनिस्टर गू की बेटी राजमहल आई थी जहाँ पर वो उसे देखकर कहती है कि तुम तो बिल्कुल रॉयल प्रिंसेस जैसी दिखती हो। इतना कहकर वो उसे जानबूझकर मारती है एंड कहती है कि माफ करना, ये तो गलती से हो गया। लियांचू जोर से उसका हाथ मरोड़ती है कि वो कहती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लियांचू कहती है कि प्राइम मिनिस्टर के तो काफी सारे बेटे और बेटियां हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि मेरे भाई गुयान को तुमने मारा ना, मेरे फादर इस बात का बदला जरूर लेंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे तो लग रहा था कि लियांचू डर जाएगी, पर लियांचू को तो उसकी इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे प्राइम मिनिस्टर गू लीजे के पास आकर वापस से हंशु की बुराई कर रहे थे कि आपने उसे अभी तक अपने पास क्यों रखा है, आप उसे मार क्यों नहीं देते। लीजे कहता है कि फिर से वही बात, आप कुछ नया क्यों नहीं लाते। कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरी बेटी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्या आप उसे शादी करेंगे। लीजे फटक से मना कर देता है कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगले दिन ये दोनों तीरंदाजी का कंपटीशन कर रहे थे जहाँ पर हंशु जीत गया था। कि लीजे उससे कहता है कि बताओ जीतने पर तुम्हें क्या चाहिए। कि वो कहता है कि मुझे युगवे चाहिए। लीजे कहता है कि मैं इसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हें युगवे चाहिए तो फिर तुम्हें इसके साथ एक कंपटीशन करना होगा, अगर तुम उसमें जीतते हो तो फिर ये तुम्हारी हुई। वो कहती है कि ठीक है। इतना कहकर वो जैसे ही तीर चलाती है कि वो सीधा निशाने पर जाकर लगा था। उसे देखकर हंशु को तो राजकुमारी की याद आ जाती है। वहीं लीजे कह रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें तीर अंदाजी नहीं आती, तो फिर ये सब क्या है। तभी ही वहाँ पर गुयान की माँ आकर तमाशा खड़ा करने लगती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, यह औरत मेरे बेटे गुयान को मारकर यहाँ भागकर आ गई है, इस हत्यारन को महाराज आप सजा दे। हंशु कहता है कि आपका बेटा धोखाधड़ी के केस में शामिल था, उसे तो कब की मौत की सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अच्छा है कि वो मर गया, दुनिया से एक क्रिमिनल ऐसे ही कम हो गया। और जहाँ तक युगवे की बात है तो आपका बेटा खुद घर में बैठकर दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था और इस बेचारी को अपनी जगह सरहद पर युद्ध लड़ने भेजता था। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो एक मर्द कहलाने के लायक है। गुयान की माँ को तो फिर भी अपने बेटे का दोष नजर आता ही नहीं। वो अभी भी लियांचू पर ही इल्जाम लगाए जा रही थी कि ये सारी इसकी गलती है, इसी की ही वजह से मेरा बेटा ऐसा हुआ। लीजे कहता है कि उसे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एक तो आपका बेटा इतना बड़ा गुनाह करके बैठा है और आप यहाँ पर तमाशा खड़ा कर रही है। कि वो कहती है कि महाराज आप सच का पता लगाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। लीजे कहता है कि सारा सच सामने तो है, आप पता नहीं कौन से सच की बात कर रही है। आगे हंशु लियांचू को लेकर अपने घर आ गया था जहाँ पर वो उसका मेकअप बिल्कुल राजकुमारी की तरह करता है एंड कहता है कि आगे से अपने फेस पर चोट मत लगा देना
क्योंकि ये चेहरा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है। फिर रानी माँ की तरफ से उसे गिफ्ट में कुछ कपड़े मिले थे। वो उन कपड़ों को देख ही रही थी कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बेटी आकर उसे बुली करने लगती है। वो कहती है कि अब तुम जैसी मामूली सी लड़की इतने महंगे कपड़े पहनेगी। वो उसे जैसे ही मारने चाहती कि ली यांचू पहले ही ये काम कर देती है। ली से उसी तरफ आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी एकदम से उसके सामने बेचारी बनने ही वाली थी कि वो कहती है कि इसने मुझे मारा। वो कहती है कि ये तो तुम हो जिसने मुझे मारा, तुम लीजे के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो। कि वो कहती है कि इसने ये भी कहा कि मैं रानी माँ के दिए कपड़े पहनने के लायक नहीं क्योंकि मेरा स्टेटस बहुत ही ज्यादा नीचे है। लीजे कहता है कि क्या तुमने सच में इसे ऐसा कहा। वो कहती है कि हाँ कहा तो था, पर मेरा वो मतलब नहीं था। कि लीजे कहता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, इसीलिए इस पर कुछ ज्यादा ही रौफ झाड़ रही हो। युगवे अब से मेरी बहन है, मैं उसे राजकुमारी का दर्जा देता हूँ। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर की बेटी चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। ली यांचू जानती थी कि यह राजकुमारी वाला आइडिया पक्का हंशु का होगा, तो वो उसे पूछती है कि क्या लीजे से तुमने ये सब कुछ करने को कहा था। कि हंशु कहता है कि लीजे तो बेवकूफ़ है, उसने तुम्हें बचाने के लिए ये कह दिया। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तुम्हें राजकुमारी भी बना सकता हूँ और अपनी गुलाम भी। वो कहती है कि राजकुमारी ली यांचू जिसको तुम इतना ज़्यादा पसंद करते हो, उसकी मौत काफ़ी अजीब तरीके से हुई है। मुझे तो लगता है कि उसे पक्का किसी ने जहर दिया होगा, क्योंकि वो मरने से पहले काफी दिनों तक बीमार रही थी। उसकी ये बात सुनकर हंशु थोड़ा सोच में पड़ गया था। आगे उसने लियांचू की मौत के पीछे इन्वेस्टिगेशन चालू करा दी थी। उसके हाथ में अभी लियांचू का ब्रेसलेट था जिसको वो हमेशा ही पहनती थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हथियारे को जरूर ढूंढ निकालूंगा। तो दूसरी तरफ ली से अभी काफी गुस्से में था कि वो हंशु कंपटीशन हार गया, मगर फिर भी युगवे को अपने साथ लेकर चला गया। अभी वो काफी बोर फील कर रहा था कि वहाँ पर लियांचू आकर उसे इस हालत में देखकर बाहर लेकर आती है, जहाँ पर लीजे ने लड़कियों के कपड़े पहने थे। वो उसे बताता है कि पास्ट में मैं और मेरी दीदी इसी तरह से राजमहल से भागकर बाहर घूमने चाहते थे, ड्रिंक करने चाहते थे। तभी ही एक बंदा आकर लीजे को छेड़ने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुमने ये जो गले में नेकलेस पहना है वो तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वो बंदा उसे चुराकर बस भाग ही रहा था कि लियांचू उसे मारकर उस नेकलेस को छीन लेती है एंड लीजे से कहती है कि अपनी चीजों को तुम संभाल कर रखा करो। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि 3 महीने तक मंदिर में प्रार्थना करने के बाद जब वो वापस आई थी तो अपने साथ 2 तावीज लेकर आई थी। एक उसने हंशु को दिया तो दूसरा लीजे को। हंशु अभी इसे देखकर काफी खुश लग रहा था क्योंकि ये लियांचू की तरफ से उसका पहला गिफ्ट था। वापस आने के बाद लीजे हंशु के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था, जहां वो चीटिंग करने के बाद भी हंशु के सामने हार गया था। हंशु उससे कहता है कि राजकुमारी ने तो हम दोनों को ही काफी कुछ सिखाया था, पर तुम तो चीटिंग के अलावा कुछ सीखे ही नहीं। लीजे को उसकी ये बातें बुरी लग गई थी कि तभी ही वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बेटी आ जाती है। वो कहता है कि हे भगवान, ये तो फिर से आ गई। वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कुछ ऐसी बात जो मुझे नहीं बतानी चाहिए। लीजे कहता है कि फिर मत बताओ। वो कहती है कि आज मैं गार्डन में घूम ही रही थी कि मैंने देखा कि युगवे किसी दूसरे आदमी के साथ है। उसके कपड़े पेड़ पर टंगे हुए थे और वो दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे। ये सुनकर ये दोनों ही भागकर उस जगह देखने आते हैं कि वहाँ पर लियांचू ने किसी बंदे को बांध कर रखा था। वो उसे चाटा मार कर कहती है कि इसको तुमने ही बुलाया था ना, ताकि तुम मुझे बदनाम कर सको। वो कहती है कि देखो तो, राजकुमारी बनते ही इसके तो तेवर ही बदल गए। महाराज, इसने मुझे आपके सामने मारा। और जहाँ तक इसके कैरेक्टर की बात है तो ये तो हम सबको दिख ही रहा है कि इसने कौन से गुल खिलाए हैं। कि लियांचू वापस से उसे चाटा मारती है। लीजे कहता है कि तुम अभी के अभी प्राइम मिनिस्टर के घर पर वापस जा रही हो और जाने के बाद एक अच्छी औरत कैसी होती है इसके नियमों को तुम 100 बार लिखोगी। हंशु कहता है कि और ये बंदा, इसका हम सर कलम कर देते हैं। कि लीजे कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अगले सीन में वो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था
कि वहाँ पर लियांचू आती है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज बिल्कुल उसके जैसा है। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि तुम कौन हो, क्या तुम मेरी राजकुमारी लियांचू हो? इतना कहकर वो जैसे ही उसे किस करता कि वो उसे चाटा मारती है एंड कहती है कि कुत्ते कमीने कहीं के। तो वहीं प्राइम मिनिस्टर लीजे को बता रहे थे कि ये जो युगवे है मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगती। आपने उसे राजकुमारी का दरज्जा क्यों दिया? मुझे तो लगता है कि यह लड़की हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित होगी। मैं तो कहता हूँ कि आप युगवे को राजमहल से निकाल दीजिए। लीजे सोचता है कि इनका रेडियो तो वापस से चालू हो गया। वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर, आप बहुत ही ज्यादा डरावनी बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस युगवे ने हमारी राजकुमारी को मार डाला होगा एंड फिर उसका चेहरा चुरा लिया और ये यहाँ पर राजकुमारी बनकर आ गई ताकि ये राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। ये सुनकर लीजे सोच में पड़ गया था कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि आप युगवे की बलि चढ़ा दीजिए ताकि स्वर्ग में राजकुमारी की आत्मा को शांति मिल जाए। अब लीजे ने प्राइम मिनिस्टर की बात मान ली थी। अगले सीन में लियांचू को उसकी ही कब्र में बंद किया जाने वाला था। ये दोनों यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने आए थे कि देखो तो ये यहाँ पर राजकुमारी बनने आई थी पर अभी इसकी ऐसी हालत हो गई कि तभी ही हांशु लियांचू के पीछे पीछे कब्र के अंदर चला जाता है। वो कहती है कि तुम उसके पीछे मत जाओ, तुम मेरे हो, वापस आ जाओ। कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। हांशु कहता है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती, जैसे ही रूम का ऑक्सीजन खत्म होगा कि हम दोनों घुटन से मर जाएंगे। वो उससे पूछती है कि राजकुमारी को मरे तो 3 साल हो गए मगर फिर भी तुम उसके दिए हुए ऑर्डर्स को अभी भी फॉलो क्यों करते हो? वो कहता है कि मैंने उसे वादा किया था कि उसकी जो पसंद होगी वो मेरी पसंद होगी, वो जिसे बचाना चाहती होगी मैं उसे बचाऊंगा, इस देश का घाटा हो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। लियांचू को उसकी बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। वो उसे खुफिया रूम में लेकर जाती है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। ये देखकर वो उसे कहता है कि क्या तुम लियांचू हो, क्या तुम वापस आ गई हो? वो कुछ बोल नहीं रही थी कि वो कहता है कि आखिर में तुम इस बात को कब तक छुपाने वाली थी? अगर आज मैं तुम्हें फॉलो नहीं करता, यहाँ कब्र में नहीं आता तो मुझे तो ये बात पता लगती ही नहीं। बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अंधेरे में क्यों रखा? कि वो कहती है कि आशु, मेरे अपने कुछ रीजन थे। अब आशु शब्द सुनकर वो फटाक से उसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि राजकुमारी अब से मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर वो कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। वो मना कर रही थी कि वो उसे मारकर बेहोश कर देता है एंड जबरदस्ती उसके साथ शादी कर लेता है। वो कहती है कि आशु तुम मुझे छोड़ो। कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार खोया है, मैं तुम्हें दोबारा खोने का रिस्क नहीं ले सकता। आज तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है। फिर कहानी हमें सीधा 1 महीने के बाद की दिखाई जाती है जहाँ हांशु लियांचू के पीछे ही पड़ गया था। वो जहाँ भी जाती वो उसे फॉलो करता, बिल्कुल एक छोटे से पपी की तरह। कभी तो वो उसे खाना खिलाता तो कभी इस तरह से तंग करता। आज इतने सालों के बाद लियांचू उसे वापस से मिल गई थी, इसीलिए उसका बर्ताव ऐसा हो गया था। वो कहती है कि मैंने अपने कोड़े का इस्तेमाल काफी सालों से नहीं किया। कि वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो इसका यूज मेरे ऊपर कर सकती हो। वो कहती है कि मुझे नहीं करना, आखिर में मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर लीजे से कह रहे थे कि 1 महीना पूरा होने को आया, हांशु और युगवे घुटन के मारे मर चुके होंगे। चलो राजकुमारी की कब्र में उसे देख कर आते हैं। कि तभी ही वहाँ पर इन दोनों की एंट्री होती है। इन दोनों को सही सलामत देखकर प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो कहती है कि चुड़ैल या फिर देश पर मंडराने वाला खतरा, आप मुझे अब क्या कह के बुलाएंगे? प्राइम मिनिस्टर का रेडियो तो वापस से चालू हो गया था कि महाराज आप कुछ करिए, युगवे का जिंदा रहना ठीक नहीं वरना हमारे देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की बेटी कुछ बोलने चाहती कि हांशु उसका पर्दाफाश करता है
कि ये लड़की कितनी ज्यादा बुरी है। एक दिन उसने हंशु को कोई नशीली दवाई खिला दी थी ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन हंशु भागकर सीधा लियांचू के पास आया, जहाँ पर वो उसका मुंह पानी में डालकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से लियांचू को उसे किस करके ही शांत करना पड़ता है। अभी वो कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर, आप पहले हंशु के पीछे इसीलिए पड़े थे ताकि उसके मरने के बाद हंशु की मिलिट्री की पावर आपको मिल जाए। मेरे यहाँ राजमहल आने के बाद आप मेरे भी पीछे पड़ गए। हम दोनों को ही कब्र में बंद करने के बाद आप यहाँ पर बगावत करने वाले थे और लीजे को खत्म करने के बाद आप राजगद्दी हासिल करना चाहते थे। अपना सारा प्लान एक्सपोज होता देख वो लियांचू को जैसे ही मारने चाहते कि हंशु उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ पर लीजे को पता लग गया था कि युगवे ही लियांचू है। वो भागकर उसे मिलने आता है और जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता कि हंशु उसका चाकू पकड़ लेता है। लीजे कहता है कि दीदी तुम अभी भी जिंदा हो, तुम मर क्यों नहीं गई? कि वो कहती है कि लीजे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। लीजे कहता है कि मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुम मेरी बहन हो, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कब सामने से आकर मुझे सब कुछ बताओगी, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बल्कि इस हंशु को सारी बातें बता दी। बचपन से ही तुमने मुझे काफी डरा कर धमका कर रखा। हंशु की तरफ तो तुम काफी ज्यादा अच्छी थी, तुमने उसे सारी बातें सिखाई, जबकि तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। वो कहती है कि लीजे हंशु को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, तुम ये बात समझने की कोशिश करो। कि वो कहता है कि राजमहल का पॉलिटिक्स हो या फिर तलवारबाजी या तीरंदाजी, तुमने इस हंशु को सब सिखाया। मुझे ये हंशु बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था कि तुम किस तरह से उसे एक अच्छा राजा बनने के लिए ट्रेन कर रही थी। लियांचू कहती है कि तो तुमने मुझे जहर देकर इसीलिए मार दिया क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं हंशु को लेकर तुमसे तुम्हारी राजगद्दी छीन लूंगी। मुझे तो लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जहर दिया, पर ये तो मेरे अपने भाई का काम था। लीजे कब से तुम ये खेल खेलते आ रहे थे और मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ। मुझे तो लगा था कि हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, पर तुम्हारे लिए तो मैं बस एक नाइटमेयर थी। अभी उसके हाथ में तलवार थी कि लीजे कहता है कि दीदी क्या तुम इस हंशु की वजह से मुझे मारना चाहती हो? वो कहती है कि महाराज मुझे राजगद्दी का कोई लालच नहीं और ना ही हंशु तुमसे तुम्हारी राजगद्दी छीनता। तुम्हें तुम्हारी राजगद्दी मुबारक हो। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम एक लंबी जिंदगी जियोगे। इतना कहकर वो वहाँ से जा रही थी कि हंशु उसके पीछे पीछे चला जाता है। लीजे से तो ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि सैनिकों, इस हंशु ने मेरी बहन को हॉस्टेज बनाया और मुझसे मेरी राजगद्दी छीनने की कोशिश की, उसे पकड़कर मार दो। जब ये दोनों वहाँ से जा रहे थे कि उन पर सैनिकों का हमला हो जाता है। हंशु उन सभी से फाइट कर ही रहा था कि लीजे उस पर तीर चला देता है, जिस वजह से हंशु की मौत हो जाती है। लीजे कहता है कि दीदी अब वो मर चुका है, अब तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। वो कहती है कि लीजे हंशु कभी भी तुम्हारा कंपटीशन नहीं था, फिर तुमने इसे क्यों मारा? मैंने हंशु को इतने दिनों तक ट्रेन किया ताकि तुम सुरक्षित रह सको, पर तुमने इसे मारकर मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। लीजे कहता है कि ये मर चुका है, मगर फिर भी तुम्हें इसी की ही पड़ी है, अब जल्दी से ऊपर आ जाओ। वो कहती है कि लीजे आखिर में तुम्हारा ईगो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, जेलसी जीत गए। इतना कहकर वो खुद को तलवार मार देती है। उसके मरने के बाद बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी कि मुझे दोबारा जिंदगी मिली थी, मगर इस जिंदगी में भी मैंने सिर्फ लीजे पर ध्यान दिया। मेरा सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैंने अपनी दोनों ही जिंदगी में हंशु की तरफ क्यों नहीं देखा, मैं उसके प्यार को क्यों नहीं समझ पाई। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो से जाने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।